बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के सेट थियोरी के कुछ टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस पे। तो इसमें जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वो हैं डेफिनेशन ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ ए सेट, सेट नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में दो मेथड्स होते हैं, एक होता है टेबुलर मेथड, इसको रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा मेथड है हमारा सेट बिल्डर मेथड। तो ये दोनों मेथड हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सेट क्या है। सेट, तो सेट को बोला जाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है वो सेट होता है। तो अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं जो कि वेल डिफाइंड हो, अब सवाल उठा कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ प्रॉपर रूल होने चाहिए, कुछ प्रॉपर नियम होने चाहिए जिसके तहत हम ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करें और हम ये डिसाइड कर पाएँ कि कोई ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में रखा जाएगा या नहीं। यानी हमारा जो रूल है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम डिसाइड कर पाएँ कि कोई ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में हम रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। तो ये मतलब होता है वेल डिफाइंड का। दूसरी चीज़ कि जो रूल होना चाहिए वो यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल मतलब वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। यानी अगर हमने उस रूल को किसी व्यक्ति को दे दिया और बोला कि मैंने कहा कि आप उसका कलेक्शन करिए, तो वो जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करे वो व्यक्ति, और फिर अगर हमने उसी रूल को दूसरे व्यक्ति को दे के कहा कि आप ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करिए, तो वो व्यक्ति जो कलेक्शन करे वो दोनों सेम होनी चाहिए। यानी दोनों व्यक्तियों का जो कलेक्शन हो वो सेम हो। यानी रूल ऐसा हो कि कलेक्शन करते समय पर्सन टू पर्सन वो वेरी ना करे, पर्सन टू पर्सन एक ही ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने कहा कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करेंगे जो इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स हैं तो वो होंगे 2, 4, 6, 8, 10। ये इवन नंबर के कलेक्शन हैं। अब अगर हमने कहा, जैसे हमने कोई कॉलोनी ली, मान लीजिए ये कोई कॉलोनी है, ये कॉलोनी है X। तो इस कॉलोनी में हमने कहा कि जो यहाँ पे व्यक्ति रहते हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको कलेक्ट करिए। तो उनको आपने कलेक्ट किया, तो उसमें जो भी राम, श्याम, मोहन ऐसे लोग आएंगे। तो ये जो कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा और बिल्कुल वेल डिफाइंड है। यानी अगर हम किसी व्यक्ति को दे देंगे और कॉलोनी बता देंगे कि कॉलोनी X के सभी लोगों का आप कलेक्शन करो, तो वो जो कलेक्शन करेगा वो बिल्कुल यही कलेक्शन आएगा। लेकिन अगर हमने कहा कि आप इस कॉलोनी के उन लोगों का कलेक्शन करिए जो स्वभाव से बहुत अच्छे हैं, तो मान लीजिए कि हमने किसी व्यक्ति A को हमने कहा कि इस व्यक्ति A को कहा हमने कि इस कॉलोनी से ऐसे लोगों का कलेक्शन करो जो कि स्वभाव में बहुत अच्छे हैं। तो स्वभाव में बहुत अच्छे हैं तो उसने सेलेक्ट किया राम, श्याम, अब्दुल, इन लोगों को कलेक्ट किया। अगर दूसरे व्यक्ति को हमने कहा, B को हमने कहा कि आप इसी कॉलोनी से अच्छे लोगों का कलेक्शन करिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति इन्हीं लोगों का कलेक्शन करेगा। हो सकता है कि वो जिन लोगों का कलेक्शन करे वो डिफरेंट लोग हों, इससे डिफरेंट हों। तो इसलिए ये जो अच्छा होना या सुंदर होना या इंटेलिजेंट होना, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये वेल डिफाइंड रूल नहीं है। इनके आधार पे जो कलेक्शन होगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो इसलिए हमारा वेल डिफाइंड कहने का मतलब, जब हम कहते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो रूल हम बनाएंगे वो बिल्कुल ऐसा होगा कि वो किसी ऑब्जेक्ट को हम उस कलेक्शन में रखें या ना रखें,
ये हम बिल्कुल अच्छे तरह से डिसाइड कर पाएँ, ये रूल ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज़, रूल को पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अगर कोई कलेक्शन कर रहा है, अगर उस कलेक्शन को कर रहा है तो कलेक्शन सेम आना चाहिए। ये मतलब होता है वेल डिफाइंड का। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, हमने कहा कि आप 10 से कम, 10 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन करिए। तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, क्योंकि अब अगर मैं चाहूँ कि 10 को इसमें रख दूँ तो ये डिफाइंड नहीं, ये 10 इसमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने रूल बनाया हुआ है कि हम इसमें उन्हीं नंबर्स को रखेंगे, उन्हीं नेचुरल नंबर्स को रखेंगे जो कि 10 से कम होंगे और ये 10 के बराबर है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा। और यही नहीं, आप किसी भी व्यक्ति को ये कलेक्शन करने के लिए दे देंगे तो वो जो कलेक्शन करेगा वो एग्जैक्टली यही कलेक्शन वो करेगा। तो ये मतलब होता है वेल डिफाइंड का। तो अगर हम ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करें और वो वेल डिफाइंड हो तो वो कलेक्शन हमारा कहलाता है सेट। अच्छा, अब दूसरी बात हम करते हैं, दूसरा टॉपिक हमारा आज का है एलिमेंट ऑफ ए सेट। एलिमेंट ऑफ ए सेट, तो एलिमेंट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं अवयव। अवयव, अवयव क्या होता है? कोई सेट हमारे पास है, जैसे हमने अभी कहा था कि ये सेट है और ये सेट हमारा सम पूर्णांकों का सेट है। तो 2 4 6 8 10 ये सम धनात्मक पूर्णांक हैं। तो ये सम पूर्णांकों का सेट है। इसमें ये जो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, ये इस सेट का अवयव कहलाता है। यानी 2 इस सेट का अवयव है, एलिमेंट है। 4 इस सेट का अवयव है, एलिमेंट है। 6 इस सेट का एलिमेंट है। 8 इस सेट का एलिमेंट है। 10 इस सेट का एलिमेंट है। या हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पे 1 जो है इस सेट का एलिमेंट है, 2 इस सेट का एलिमेंट है, 3 इस सेट का एलिमेंट है। यानी ऐसे संख्याएं या ऐसे व्यक्ति या ऐसी वस्तुएं जो उस कलेक्शन में आ रही हैं वो उस सेट की एलिमेंट कहलाएंगी। और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट का जो नोटेशन होता है वो कैपिटल लेटर से होता है। A, B, C, D ऐसे कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं। जैसे ये जो सेट है इसको हमने कह दिया A, तो हम बोलेंगे सेट A में 2 जो है सेट A का एलिमेंट है, 4 जो है वो सेट A का एलिमेंट है, 6 जो है वो सेट A का एलिमेंट है, 8 जो है वो सेट A का एलिमेंट है। इसको हमने कहा B, तो 1 B का एलिमेंट है, 2 B का एलिमेंट है, 9 B का एलिमेंट है। और इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, जैसे हमने कहा कि 2 A का एलिमेंट है तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 इज़ एलिमेंट ऑफ A। ऐसा ये सिंबल यूज़ होता है, ये सिंबल, या इसको बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, बिलोंग्स टू। तो 2 इज़ एलिमेंट ऑफ ए, या बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए। अगर हमने कहा कि 1, तो चूँकि ये सम पूर्णांकों का समुच्चय है तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हमने ऐसे करके काट दिया। इसका मतलब 1 इस ए सेट ए का अवयव नहीं है, यानी 1 इस सेट में नहीं आएगा। तो ये नोटेशन की बात हो गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा जो टॉपिक है आज का वो है, इस लेक्चर का, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स हैं, 2 तरीके हैं। एक हमारा है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड फर्स्ट मेथड है, टेबुलर मेथड। हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे तालिका विधि। तालिका विधि। तो तालिका विधि में हम करते क्या हैं कि जो सेट होगा, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है A, तो इसके एलिमेंट्स को हम लिखते हैं।
जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, ये तालिका विधि है, ये जो लिखा गया है सेट, ये तालिका विधि से लिखा गया है, ये जो सेट लिखा गया है ये तालिका विधि से लिखा गया है। तो इसमें हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। जैसे हमने कहा कि 6 से कम धनात्मक सम पूर्णांकों का समुच्चय, 6 से कम धनात्मक सम पूर्णांकों का समुच्चय, तो 2 हुआ और 4, ऐसे 2 एलिमेंट हो गए जो कि 6 से कम हैं और धनात्मक हैं और धनात्मक पूर्णांक और साथ ही साथ सम संख्याएं हैं, तो 2 और 4। तो हमने जब इनको ऐसे लिख दिया तो ये जो मेथड है, ये जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम बोलते हैं टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। इसको हम रोस्टर मेथड, तो रोस्टर मेथड बोलें, टेबुलर मेथड बोलें, एक ही चीज़ है। इसके बाद हमारा अगला मेथड है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड क्या होता है कि हम सेट लिखते हैं, सेट ए है, और उसके साथ उस सेट के जनरल एलिमेंट को लिखते हैं। हमने कहा कि इसका जो एलिमेंट है वो 2, 4, 6 नहीं है, हमने कहा कि ये है x, और इसके बाद हम लिखेंगे कि इस x में क्या गुण है, x में क्या प्रॉपर्टी है। तो x अगर हम इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, ये चूँकि तालिका विधि है ये वाली, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखें तो लिखेंगे x सच दैट x इज़ ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 6। तो ए के बारे में सेट ए हमारा क्या है, ऐसे एलिमेंट्स को रखता है, एक्स टाइप के अवयवों को रखता है, और इन अवयवों में खास बात क्या होगी कि ये पॉजिटिव इवन इंटीजर होंगे, धनात्मक सम संख्याएं होंगी, धनात्मक सम पूर्णांक होंगे जो कि 6 से विभाजित होंगे। धनात्मक सम संख्याएं जो कि 6 से विभाजित हैं वो इस सेट में आएंगे। तो अगर हम किसी सेट को इस रूप में लिखेंगे तो ये हमारा कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, और अगर इस रूप में लिखेंगे यानी एलिमेंट्स को लिखेंगे तो वो कहलाएगा रोस्टर फॉर्म या तालिका विधि। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे अगर हम इस सेट को लिखना चाहते, इसमें ये तालिका विधि के से लिखा गया है, अगर हम इसी सेट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते, हम लिखते b इज इक्वल्स टू x, यानी b में x टाइप के अवयव आएंगे, सच दैट, इसको अगर डॉट लगाते हैं तो उसको बोलते हैं सच दैट, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी x जो है नेचुरल नंबर में आएगा और x का मान 10 से छोटा होगा, यानी b में ऐसे अवयव आएंगे जो कि प्राकृतिक संख्याएं होंगी और उनका मान 10 से छोटा होगा। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है और ये हमारा टेबुलर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को, अलग अलग एलिमेंट्स को लिखते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, जनरल एलिमेंट लिख के उसकी हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, वो रूल लिखते हैं जिसके तहत उन एलिमेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था। तो आज के जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सेट के डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, सेट का एलिमेंट क्या होता है वो पढ़ा, सेट नोटेशन कैसे करते हैं, तो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और पूरे सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेट नोटेशन हो गया। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हमने 2 मेथड पढ़े, टेबुलर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो इतनी चीज़ें हमने आज के क्लास में पढ़ी है।